नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बुराई पर अच्छाई की जीत। देश भर में आज दशहरे के पर्व की धूम है। जगह जगह रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय पर प्रतीक है। मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। देश भर में मेरे परिवारजनों और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आज पहली बार यमुना पार में दशहरा मनाएंगे। आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में 72 फीट ऊंचा रावण का पुतले का दहन होगा। यहाँ कई फिल्मी सितारे भी शामिल होंगे। खास बात यह भी है कि यहाँ पहलगाम आतंकियों का भी पुतला जलाया जाएगा। इस समारोह में 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी पूर्वी दिल्ली में दशहरे का त्यौहार मनाएंगे। उनके साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी शामिल होंगे। और आपको बता दें, ताज़ा अपडेट ये है कि बारिश दिल्ली में झमाझम हो रही है, जिसके कारण ये जो कार्यक्रम है स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बारिश के कारण रावण के पुतले भीग गए हैं और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाएं अब लाहौर से आगे कराची तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक ने भारत का डिफेंस सिस्टम भेजने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन हमारी सेना ने उसे करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत हुई तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के मौके पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पे ये हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना अब किसी भी हमला देने के लिए सक्षम है और हमने पहलगाम में दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं और पाकिस्तान के जितने भी कोशिशें थी हमला करने की भारत पर, वो नाकाम कर दी गई। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ। तो आपको बता दें, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा अब कराची भी हमारी रेंज में है और विजयदशमी के अवसर पर गरजे हैं राजनाथ सिंह। और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान विजयदशमी के पर्व पर, उन्होंने कहा कि कराची भी अब हमारे रेंज में है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखो, उनके बयान को देखने की जहां तक बात है, समय समय पे इससे पहले पीओके पे लेके ही सबसे पहले बयान, अगर आपको याद हो, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, कैंपेनिंग जब शुरू थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अगला हमारा जो निशाना, जो टारगेट है, पीओके के लिए है। एक तो ये हो गया, ये और एक मौजूदा बयान। तो इस तरीके के सारे बयानों की अगर तासीर को सही से अगर आप देखो तो ये होता है कि भाई जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है और अभी जो माहौल पूरी तरीके से गर्म है क्रिकेट मैच को लेके, पूरा भारत ये मांग कर रहा था कि भाई उनके साथ में पहलगांव जिस तरीके से हुआ, मैच नहीं होना चाहिए। तो
इस तरह की जो सहानुभूति है और जो गुस्सा है उसको दबाने के लिए एक बयान जो है बहुत मायने रखता है, ताकि जनता को ये एहसास हो कि हमारी जो सरकार है उनका जो ब्लूप्रिंट है पाकिस्तान के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए और उनके मंसूबों को तोड़ने के लिए, ये बयान उनका बहुत भारी हो सकता है। अब बयान को मैं अगर अपने नजरिए से अगर मैं देखूं तो दो नजरिया मेरे निकल के आता है। एक तो ये है जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में जो चीजें हमने की हैं वो दुनिया ने देखा। हालांकि उसको गलत तरीके से पाकिस्तान, चाइना ने मिलके जो प्रचारित करा कि हम पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना जब दर्द अंदर का होता है तो वो डॉक्टर ही जानता है, वो जानता है जो दर्द देता है। तो दर्द हम लोगों ने दिया था, हमें पता था कि दर्द कितना बड़ा है, लेकिन हालांकि उन्होंने मरहम लगाने की कोशिश की, बताया नहीं। अब ये बयान जो है मैं कनेक्ट करता हूँ कि अब अगर दोबारा से कोई पाकिस्तान हरकत करता है, जैसे पहलगाम को किया, उससे पहले पुलवामा जो हुआ, इस तरह की अगर नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं तो हमारी तैयारी पूरी है। CDS चौहान जी का बयान कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने सारा पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने सामने निकाल के रख दिया कि आगे की तैयारी जो चाइना, पाकिस्तान और तुर्की का भी उन्होंने नाम लिया कि ये तीनों की तिगड़ी जो एक भूमिका बना रही है, रणनीति बना रही है भारत को परेशान करने के, घेरने के लिए। हालांकि मैं इस बात पे नहीं आऊंगा कि वो सीधे अटैक भारत पे करेंगे आके और हम लोग बहुत ही बैठे रहेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में आज चौथे नंबर पे आती है। हर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा आज इतना मजबूत है जिसकी ताकत, जिसकी धमक पाकिस्तान जानता है, चाइना जानता है, तुर्की जानता है और भी सारे देश जो जानते हैं, जो हमारे खिलाफत हमारे करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बयान उस मौके पे आया है जिस समय लोगों की, भारतीय लोगों की जो भावना है वो आहत हुई है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन इससे ये होगा, एक संबल मिलेगा, मनोबल मिलेगा कि नहीं, हम बेशक अपने सरकार के ऊपर कोई भी संदेह करें या शक सुबह के लिए कोई भी हम लोग आवाज उठाएं, लेकिन हमारी सरकार कम से कम जो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को घेरे और पाकिस्तान के साथ में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो उसी का परिचायक और उसी का निर्हात जो है इस बयान में देखे जा रहे हैं। रमेश जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल अब देखा गया है पहलगाम हमले के बाद से भारत अटैकिंग मोड पर है, इतना आत्मविश्वास कैसे भारत में आया? देखिए, जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को हमने सफलता पूर्वक कर दिखाया, जिसमें मात्र कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट, वेपन से लेके हमारे जेट पायलट जितने भी हमारे जेट थे वो सारे के सारे काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इवन जो हमारी सेनाओं की जो तैयारी थी, जो रणनीति थी, वो पूरी तरीके से सटीक बैठी और हमने कहीं ये नहीं माना कि हमारी कहीं भी कमजोरी है। तो मुझे लगता है आगे भी भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत की जो सेना है, सैन्य शक्तियां जो है हमारी बहुत मजबूत है और इसकी तस्वीर और इसकी जो भनक है वो पाकिस्तान को बहुत पहले से है कि खुदा न खास्ता अगर हम लोगों ने अगर एटमी बम का अगर धमकी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये करता आया है कि भारत के मुकाबले हमारे पास एटम बम ज्यादा है, अगर कुछ भी होता तो एटम बम फोड़ने की हम लोग धमकी दे देंगे। लेकिन अंततोगत्वा ऐसा आलोक जी हो नहीं पाएगा, ये पाकिस्तान को भी पता है। अगर उन्होंने हमारे भारत के किसी भी कोने में जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारी सेना कराची तक पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि अब कराची भी हमारी रेंज में है। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने राया बुजुर्ग इलाके में अवैध मस्जिद को तोड़ दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तालाब की ज़मीन पर अवैध मस्जिद पिछले 10 साल से बनी हुई थी। नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया है। संभल जिले में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। मस्जिद के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में ऐलान किया गया कि लोग अपने अपने घर में रहें और बाहर ना निकलें।
अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी के तहत मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएसी जवानों के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही है। लेह हिंसा मामले पर न्यायिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में नुरबा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस जांच को 4 हफ्ते में पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अब लेह के उपायुक्त ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए नुरबा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और बेनीवाल ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित कोई जानकारी है तो वे 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कार्यालय समय के दौरान उपायुक्त कार्यालय लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बुधवार को कर्फ्यू में कुल 8 घंटे की ढील दी गई। ढील के बाद सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहे। सड़कों और दुकानों पर चहल पहल जारी रही। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद रहे और इंटरनेट सेवा भी फिलहाल कल तक के लिए बंद कर दी गई है। उधर लद्दाखी छात्रों के देश के अलग अलग राज्यों में बने संगठनों ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर लेह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग उठाई और मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को उचित मुआवजे की मांग की है। महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कश्मीर में लोगों को बंदूक के बल पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होने पर मजबूर किया जा रहा है। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े ना होना सरकार की विफलता। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर अब ऐसे आरोप लगाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पीडीपी चीफ ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब मंगलवार की शाम टीआरसी फुटबॉल मैदान में राष्ट्रगान बजने के दौरान बैठे दर्जनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती ने शहर के बगाट इलाके में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ने इस जगह को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वे लोगों को बंदूक के बल पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होने को मजबूर कर रहे हैं। मुझे अपना छात्र जीवन याद है, जब भी राष्ट्रगान बजता था हम उसके सम्मान में खड़े होते थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम श्रीनगर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण 15 दर्शकों को हिरासत में लिया गया है। अब बंदियों के परिवारों ने इस घटना के लिए धीमी और अस्पष्ट बैंड प्रस्तुति को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि दर्शकों को राष्ट्रगान शुरू होने का पता ही नहीं चला। हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर की जगह है जो पुलिस जहां अपने शहीदों के लिए कोई बना सकती है, ये तो यहाँ के लोगों के लिए खेलने की है। हमारे नौजवान जो लड़के लड़कियां जो खुदा ना खासा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा तो ये है कि ये ज़मीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी डीजी साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता निसार, क्या मामला है? कौन लोग राष्ट्रगान पे खड़े नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कब छोड़े जाएंगे और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? जी देखिए, इस तरह से जो कुछ दिन कबल जो श्रीनगर के एक फुटबॉल स्टेडियम में वहां पे मैच हो रहा था, तो उस दौरान वहां पे कुछ स्पेक्टेटर्स जब राष्ट्रगान वहां पे शुरू हुआ तो वो खड़े नहीं हुए हैं, जिसके बदौलत उनको फिर बाद में दूसरे दिन सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकामी जो श्रीनगर के पुलिस थाने में उनको फिलहाल नजरबंद कर दिया गया है और इसकी पूछताछ जारी है कि उन्होंने क्यों वहां पे खड़े नहीं हुए, क्या जानबूझकर वो खड़े नहीं हुए थे या जो राष्ट्रगान की आवाज उन तक नहीं पहुंची। बाद में यहाँ पे सियासी बयानात भी इस मामले को ये मामला पेश आते ही यहाँ पे सियासी बयान भी शुरू आने लगा है, जिसके बाद यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो कि साबिका सीएम भी रह चुकी है और पीडीपी की सदर भी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि राष्ट्रगान पढ़ाना किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है, किसी पे मनमानी थोप नहीं जा सकती है और किसी को मजबूरन नहीं पढ़ाया नहीं जा सकता है। हर एक फर्द की अपनी जिम्मेदारी है, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा,
लेकिन जिस तरह से उसके बाद यहाँ पे भी भाजपा की तरफ से भी बयानात आने लगे हैं। भाजपा ने भी महबूबा मुफ्ती के इस जो बयान है उस पर सख्त मजम्मत की, सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि जो महबूबा मुफ्ती है, जो साबिका सीएम भी रह चुकी है, वो अभी भी जो ख्यालात रखती है वो अलगावात ख्याल रखती है और वो पाकिस्तान की बोली यहाँ पे बोलती है। उनके खिलाफ कड़े से कड़े इकदाम होने चाहिए। जो इस वक्त जो नजरबंद है, जिनकी तादाद 4 बताई जाती है, मुकामी श्रीनगर से उनका ताल्लुक था और वो शहीदगंज जो पुलिस थाना है वहां पे नजरबंद है पिछले 2 दिनों से। और ये अभी पुलिस ने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि उनको उनकी रिहाई के लिए कोई मंसूबा तैयार किया जाता है या नहीं, या उन्हें पीएसए के तहत या उनको नजरबंद रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, खासकर जो उनके जो पेरेंट्स है, उन्होंने बताया था, उन्होंने पुलिस हुकाम से यहाँ पे गुजारिश की है कि पहली गलती समझकर उन नौजवानों को रिहा किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने यहाँ के डीजीपी कश्मीर से भी दरखास्त की है, गुजारिश की है कि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको फिलहाल छोड़ दिया जाए, उनका मुस्तकबिल का सवाल है। जी निसार बाबू, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी बंदूक की नोक पर राष्ट्रीय गान पर खड़े होने को मजबूर कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार तीखा हमला कर रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा हो, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो या लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, कांग्रेस नेता केंद्र पर हमलावर हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।